आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के सिंचाई व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, बिहार के सिंचाई व्यवस्था में मेन रूप से हमें नहर के बारे में पढ़ना है और जो नदियों पे बैराज बनाए गए हैं उसके बारे में जानना है। तो दोस्तों, वीडियो काफी काम की है, आप वीडियो को कंटिन्यू करें। तो बिहार में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है उसमें नलकूप या फिर जिसे हम ट्यूबवेल्स कहते हैं, इसके अलावा नहर, तालाब एवं आहर पाइन के थ्रू है वो बिहार में सिंचाई किया जाता है। बिहार में कुल कृषि योग्य जितना भूमि है उसका लगभग 50% से ज्यादा है वो सिंचित है। सिंचित कहने का मतलब है जहाँ पे खेतों में पानी देने के लिए साधन है वो उपलब्ध है, चाहे वो नलकूप हो या फिर नहर हो या तालाब हो। दोस्तों, बिहार में लगभग 63% क्षेत्र है जिसकी सिंचाई है वो नलकूप से की जाती है। इसके अलावा 31% एरिया है उसका सिंचाई नहर के द्वारा होता है। 2.2% एरिया है जिसका सिंचाई है वो तालाब के द्वारा होता है। इसके अलावा जो एरिया है जो दूसरे साधन से सिंचाई है वो किया जाता है। सिंचित एरिया यानी इरिगेटेड एरिया के बारे में बात करें तो बिहार का रोहतास है जहाँ पे सिंचाई का सबसे अधिक साधन है वो उपलब्ध है। दोस्तों, इसके अलावा सबसे कम पे हम बात करें तो ये शिवहर जिला है जहाँ पे सबसे कम सिंचित एरिया है। दोस्तों, इसके अलावा नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचित जो भाग है उसमें रोहतास, पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद ये टॉप 3 जिला है जिसमें रोहतास में सर्वाधिक नहर के द्वारा सिंचाई है वो किया जाता है। बीपीएससी 2021 में इससे प्रश्न पूछ चुका है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, यानी सबसे ज्यादा एरिया है वो रोहतास में है, इसलिए इसका आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, हम बैराज के बारे में बात करें तो सबसे पहला इंद्रपुरी बैराज है। इंद्रपुरी बैराज देहरी और सोन नामक जगह पे रोहतास जिला में स्थित है। और दोस्तों, ये जो बैराज बनाया गया है वो सोन नदी पे बनाया गया है। इसका निर्माण है वो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा किया गया है। तो इंद्रपुरी बैराज से दो नहर निकाला गया है जिसमें एक पूर्वी सोन नहर है जिसका उद्गम है वो बारून नामक जगह पे औरंगाबाद से, यानी औरंगाबाद के बारून जगह से पूर्वी सोन नहर निकलता है और इसका पानी है वो पटना, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिला तक जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक पश्चिमी सोन है जिसको डेहरी और सोन से निकाला गया है। तो इसका जो पानी है वो भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिला में जाता है, यानी इन सारे जिला को लाभ है वो इसका मिलता है। तो चुनार सोन बैराज लिंक नहर भी इंद्रपुरी बैराज प्रणाली का ही हिस्सा है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जल का हस्तांतरण है वो करता है। दूसरा है वो कोसी नदी परियोजना है। कोसी नदी परियोजना बिहार और नेपाल दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। आपको बता दें कि कोसी बैराज की शुरुआत है बनाना वो 1954 में हुआ था। 1966 में इसे फिर से संशोधित किया गया था। बिहार एसएससी में इससे प्रश्न है वो कई बार आ चुका है। इसके अलावा देख सकते हैं आप, एक प्रश्न पूछा गया है बिहार के कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था। तो श्री गणेश 1954 में हुआ था। इस बार भी फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी कोसी बैराज से रिलेटेड प्रश्न है वो पूछे गए थे। कोसी नदी पे जो बैराज बनाया गया है वो नेपाल के हनुमान नगर में बनाया गया है और इसकी जो लंबाई है वो 1149 मीटर है। दोस्तों, इस बैराज से दो नहर निकाला गया है, पूर्वी कोसी नहर और एक है पश्चिम कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर से सुपौल, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा जिला को पानी मिलता है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल इन सारे जिला को पानी मिलता है। एक राजपुर नहर है, तो पूर्वी कोसी नहर का ही एक शाखा है जिससे खगड़िया और सहरसा को भी पानी दिया जाता है। तो इसके अलावा इस बैराज से दो नहर और निकाली गई है जो नेपाल में है, नेपाल को पानी देता है। बिहार में सिंचाई का जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो गंडक प्रोजेक्ट है। गंडक प्रोजेक्ट बिहार और यूपी दोनों मिलकर के बनाया है और आपको बता दें कि 1959 में एक समझौता हुआ था, इसके आधार पर नेपाल को भी पानी है वो दिया जाता है। तो पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर जिसे भैंसा लोटन के नाम से भी जानते हैं, वहीं पे गंडक नदी पे 740 मीटर लंबा एक बैराज बनाया गया है जिसे वाल्मीकि बैराज के नाम से भी जानते हैं। इसी गंडक परियोजना से बिहार में त्रिवेणी नहर है वो निकाला गया है। बिहार का दूसरा सबसे पुराना नहर है वो त्रिवेणी नहर है। पहला में सोन नहर आता है। तो त्रिवेणी नहर है वो दो भाग में है, एक पूर्वी त्रिवेणी नहर, एक पश्चिमी त्रिवेणी नहर। पूर्वी त्रिवेणी नहर है जिसे हम तिरहुत नहर के नाम से भी जानते हैं। तो तिरहुत प्रमंडल में जो भी जिला आता है, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, इन सारे को पानी देने का काम है वो पूर्वी त्रिवेणी नहर करता है। इसी तरह से एक पश्चिमी त्रिवेणी नहर है वो जिसे हम सारण नहर के नाम से जानते हैं। तो सारण प्रमंडल में जो भी आते हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण, इन सारे जिला को पानी देने का काम है वो पश्चिमी त्रिवेणी नहर करता है। दोस्तों, गंडक प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर है वो गंडक होगा। नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो इसका ऑप्शन के अनुसार त्रिवेणी नहर है वो सही होगा।
तीसरा प्रश्न है, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो यूपी और बिहार ने मिलकर के गंडक परियोजना है वो बनाया है। और प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर है वो गंडक नदी पे है, तो गंडक से पानी आता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एक और प्रश्न है, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? तो बिहार में यूपी के साथ मिलकर के ही गंडक परियोजना बनाया है, तो इसका आंसर ए है वो सही हो जाएगा। हम कमला नहर के बारे में बात करें तो कमला नहर दरभंगा में है और ये कमला नदी से निकाला गया है। इससे दरभंगा और मधुबनी जिला को पानी है वो मिलता है। इसके अलावा एक सकड़ी नहर है, सकड़ी नहर सकड़ी नदी से निकाला गया है, जिससे नवादा, नालंदा और गया ये 3 जिलों को पानी मिलता है और इसका निर्माण है वो 1950 में किया गया था। दोस्तों, एक बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना है, इसकी आधारशिला 1977 में रखा गया था, लेकिन 2018 में ये जाकर के कंप्लीट हुआ है। आपको बता दें, बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना है वो कहलगांव यानी भागलपुर में है, गंगा नदी से निकाला गया है। दोस्तों, इससे भागलपुर और बांका ये 2 जिला है उसे पानी है वो दिया जाता है। दोस्तों, नहर के बाद सिंचाई का जो दूसरा साधन है नलकूप, नलकूप को आधुनिक युग का कुआं है वो कहा जाता है। बिहार में अभी जो नलकूप चल रहे हैं वो या तो डीजल पंप है या फिर इलेक्ट्रिक पंप है या सोलर पंप है। ये 3 तरह के ट्यूबवेल्स है वो बिहार में लगाए गए हैं। दोस्तों, ट्यूबवेल से बिहार में जो सर्वाधिक सिंचाई होता है वो समस्तीपुर में होता है, उसके बाद सीतामढ़ी में और तीसरे नंबर पे नालंदा आता है, जहाँ पे ट्यूबवेल से सिंचाई है वो किया जाता है। तो हम तालाब के बारे में बात करें तो बिहार में तालाब के द्वारा लगभग 2.2% भूभाग है वो सिंचाई किया जाता है। तालाब से सिंचाई करने के मामले में सबसे आगे है वो दरभंगा है। आहर पाइन के बारे में बात करें तो सिंचाई का एक प्रमुख साधन है, इसे हम लोग अहरा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे सड़क के किनारे या फिर आपको जो पगडंडी है उसके किनारे इस तरह से लंबी सकड़ी खाई जैसा संरचना होता है, इसे मिट्टी खोद करके ही बनाया जाता है। इसमें पानी है वो संग्रहित होता है और इससे सिंचाई का काम है वो किया जाता है। तो दोस्तों, ये बिहार में एक प्रचलित सिंचाई व्यवस्था है। आपको बता दें कि ये दक्षिण बिहार का परंपरागत एवं पुरानी सिंचाई व्यवस्था है। मौर्य काल से ही बिहार में आहर पाइन का प्रचलन है वो चलते आ रहा है। और दोस्तों, बीपीएससी इससे प्रश्न भी पूछ चुका है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो इसको आहर और पाइन बोला जाता है। ऑप्शन ए है वो सही होगा। दोस्तों, अब हम नदी जोड़ो परियोजना के बारे में जानते हैं। नदी जोड़ो परियोजना का पहला प्रस्ताव है वो आर्थर थॉमस कॉटन नामक एक ब्रिटिश सैन्य इंजीनियर था, जो कावेरी और गंगा नदी को जोड़ने के लिए 1958 में एक प्रस्ताव है वो दिया था भारत में। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हम बात करें तो जब देश आजाद हुआ तो 1972 में जो सिंचाई मंत्री थे उस समय के के.एल. राव, उन्होंने नदी जोड़ने का प्रस्ताव है वो दिया था। तो इसी के आगे 1982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना हुआ, जिसका काम था नदियों को जोड़ने के लिए अध्ययन करना। दोस्तों, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने नदी जोड़ो परियोजना को पुनर्जीवित किया। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत अगर किसी नदी को जोड़ा गया है तो वो पहली 2 नदी है वो केन और बेतवा है, इन दोनों को सबसे पहले जोड़ा गया है। हालांकि मांग सबसे पहले कावेरी गंगा को जोड़ने का हुआ था, लेकिन ये जुड़ा नहीं था। सबसे पहले जो सक्सेसफुली जोड़ा गया जिसपे काम हुआ है वो केन और बेतवा नदी है। दोस्तों, बिहार में हम बात करें तो बिहार में पहला नदी जोड़ो परियोजना के तहत जिसे जोड़ा गया है वो बागमती और बूढ़ी गंडक नदी है। बूढ़ी गंडक को जोड़ने से जिस जिला को बेनिफिट मिला उसमें शिवहर, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर ये 4 जिला है जिसे इस नदी के जोड़ने से बेनिफिट मिला है। सेकंड परियोजना है नदी जोड़ने का, उसमें कोसी मेची है उसे जोड़ा जा रहा है। कोसी मेची नदी को जोड़ने से बिहार के सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया इन 4 जिलों को इसका बेनिफिट है वो मिलेगा। तो बिहार में सिंचाई परियोजना के रूप में हर खेत तक सिंचाई का पानी एक स्कीम है, वो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा है वो शुरू किया गया है। आपको बता दें कि बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत 2020 से 25 का जो कार्यकाल है, इसी में 15 दिसंबर 2020 को ये शुरू किया गया था। इसके तहत सबको निजी नलकूप लगाने के लिए आपको सरकार के द्वारा अनुदान है वो दिया जा रहा है। जिन्हें भी सिंचाई में दिक्कत हो रही है वो अपना नलकूप है यानी ट्यूबवेल्स है वो लगा सकते हैं और इसके लिए आपको अनुदान है वो दिया जा रहा है। दोस्तों, पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए बिहार में एक जल जीवन हरियाली मिशन है वो लाया गया था। आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए यह स्कीम है वो शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 2019 को हुआ था। दोस्तों, इसका उद्देश्य था कुआं, तालाब, आहर और पाइन था उसको जीर्णोद्धार करना यानी उसका रिनोवेशन करना।
ताकि वहां पे जल संचय हो सके। इसके अलावा वर्षा जल का संचयन करने के लिए यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए जो भी सरकारी भवन है वहां पे आपको संरक्षण के लिए गड्ढे हैं वो बनाए गए थे। इसके अलावा वृक्षारोपण पे भी ध्यान देना ताकि पर्यावरण है वो संरक्षित रहे। दोस्तों बिहार में एक और स्कीम है वो गंगा जल आपूर्ति योजना है वो शुरू किया गया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2022 में इस स्कीम के शुरुआत है वो किया था। इनका उद्देश्य था कि राजगीर, गया, बोध गया, नवादा जैसे संकटग्रस्त एरियो में जहाँ पे पानी का दिक्कत है वहां पे उपचारित और पीने योग्य गंगा जल है उसे उपलब्ध करवाना। दोस्तों इस काम को करने के लिए मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को चुना गया है और इसी के द्वारा इस तरह का वाटर स्टोरेज और सप्लाई करने के लिए प्लांट है वो लगाया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे गंगा जल आपूर्ति योजना है वो 2022 में शुरू हुआ है और किस किस जिला को इसका बेनिफिट मिलेगा वो भी आपको याद रखना है। तो बिहार में सिंचाई से रिलेटेड इतने सारे ही साधन थे जिसका मैंने डिटेल डिस्कशन आपके सामने किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।